जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है दिलखोर के इस सफल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं कि आप लोग का तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा और विश्वास भी है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट जो है बिहार पुलिस का काफ़ी दिन समय अब से बचा नहीं है और एग्ज़ाम 24 सितंबर से स्टार्ट है, तो अभी से मात्र आपके पास 30 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग लगातार और रेगुलर मेहनत करिए, इस बार ज़रूर से ज़रूर इस बार सिलेक्शन दिलाएंगे महादेव आपको। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज का हम एक मोटिवेशनल कोट सुनाते हैं आपको जो काफ़ी आपको ऊर्जावान बनाएगा। ना थके हैं पैर भी, ना थके हैं पैर भी, ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर भी, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का इसलिए सफ़र अभी जारी है। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज हम देखेंगे जो खान सर का पब्लिकेशन का जो बुक है वो बिहार पुलिस का, उसी बुक को हम देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 4 सेट का प्रैक्टिस करवा चुके हैं, वो भी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न पत्र, जो इसमें देखिए 27 हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है, उसमें से हमने 4 करवा चुके हैं। सेट नंबर 24, सेट नंबर 25, सेट नंबर 26 और सेट नंबर 27। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को जाकर देखिए और सभी सेट को हम लोग विस्तारपूर्वक देखते चलेंगे, 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए 27 प्रश्न पत्र का जो हल चल रहा है। इसके बाद 27 प्रश्न पत्र को हल करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट में आएंगे। ठीक है, और इस बुक में जो देखिए अध्ययन सामग्री भी दिया हुआ है, तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसका भी वीडियो डालते जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग प्रश्न देखेंगे बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा परीक्षा में जो पूछा गया था प्रश्न 15 दिसंबर 2013 का। ठीक है, तो उसी प्रश्न को हम लोग विस्तारपूर्वक देखते चलेंगे। और जो लोग इस वीडियो में नए आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे भाई वीडियो को लाइक तो करना है, साथ में अपने साथियों में शेयर भी ज़रूर से ज़रूर इसे करें। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो यह घटना है स्टाम्प एक्ट का, यह घटना है स्टाम्प एक्ट। देखिए, जब 1750 और 1760 के मध्य में एक नारा सर्वाधिक प्रचलित में आया, वह नारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोर क्या होगा? चलो अशोक धाम। ठीक है, बाबा महादेव का भी महीना चल रहा है, तो हम लोग अब बाबा से जुड़े हुए ऑप्शन को आज हम करेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था, अमृतसर में। देखिए, पंजाब राज्य के अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ए फॉर अशोक धाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर है क्वेश्चन। 3 नंबर है, भारत एक डैश राष्ट्र है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखिए, भारत के मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया, जिसका तात्पर्य है कि भारत का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्म के साथ समान व्यवहार होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर अशोक धाम, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। देखिए, जयप्रकाश नारायण ने देश में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना प्रस्तावित की थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर भोले बाबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो इसका आंसर होगा राजीव गांधी। देखिए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षा सेना जुलाई 1987 ईस्वी में तैनात की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चलो अशोक धाम। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों को हम लोग विस्तारपूर्वक देखते जा रहे हैं साथियों। तो चलिए 6 नंबर है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बहुजन समाज पार्टी, जिसको कहते हैं बसपा। ठीक है, देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है। भारत में भी बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, जिसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुजन समाज पार्टी। अगला है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का।
यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की उपयुक्त परिभाषा दी थी तथा लोकतंत्र का समान अर्थ जनता का शासन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवघर। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है संघवाद का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। देखिए, संघवाद का तात्पर्य है कि केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर अशोकधाम। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? तो इसका उद्देश्य था, देखिए, राष्ट्र के विकास के लिए उदार स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग ये था शिक्षा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत, ये बिल्कुल भी था। शिक्षा सिर्फ उनके लिए जो इसमें रुचि रखते, नहीं, शिक्षा सभी के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका गलत है। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा का सही व्यवस्था होना चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए, ताकि सभी को शिक्षा समान रूप से मिल सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद भारत सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति जारी की है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा सिर्फ उनके लिए नहीं है जो रुचि रखते हैं, बल्कि सभी को शिक्षा मिलना चाहिए समान अधिकार से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए तो पहले जो है से आपको बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, ये भी सही है, ताकि उसको पता चल सके कि किनको हमको वोट देने चाहिए, अपना मत का जो है से प्रयोग सही तरीक़ा से हो। और अगला जो है सिर्फ दृढ़ पंचायती राज, तो ऐसा बात नहीं है, दृढ़ मजबूत ही नहीं होता है कि कमज़ोर भी वर्ग के भी लोग होते हैं। तो नागरिकों को ईमानदार उनके उत्तरदायित्व होना, बिल्कुल नागरिकों को ईमानदार उसका अपना उत्तरदायित्व बनता है कि अपने लोकतंत्र में सफल व्यक्ति को चुने ताकि वो काम कर सके, ना कि वो बस वोट के समय नज़र दे, बाकी 4 साल 4.5 साल गोल रहे, आपसे नज़र भी ना मिलाए। तो इसका देखिए ऑप्शन है एक होगा सही, 2 होगा सही और 4 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, देखिए, लोकतंत्र का तात्पर्य जनता का शासन होता है और इसे सफल बनाने के लिए बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना बहुत ही जरूरी है। मतदान का अधिकार देना, वो राज्य में नागरिकों को ईमानदार वो उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अशोकधाम। अगला क्वेश्चन है देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है नस्लवाद का अर्थ होता है? तो नस्लवाद का अर्थ होता है रंगभेद। देखिए, नस्लवाद का अर्थ रंगभेद होता है, जैसे श्वेत व अश्वेत को रंग के आधार पर अलग अलग रखा जाता था, रंग के आधार पर भेदभाव होता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, बारह नंबर क्वेश्चन है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ नहीं थे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राज्य पुनर्गठन आयोग से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि इस आयोग में अध्यक्ष न्यायाधीश फजल अली थे, जो 1953 ईस्वी का आयोग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग, इससे संबंधित नहीं थे। बाकी इससे संबंधित थे शेड्यूल एवं कास्ट फेडरेशन, बौद्ध धर्म से संबंधित थे, संविधान निर्माण का प्रक्रिया से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है महिलाओं के मताधिकार से संबंधित मताधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया? तो ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड में चलाया गया था। देखिए, महिलाओं के द्वारा मताधिकार की मांग को प्रथम विश्व युद्ध के बाद मजबूती मिल गई तथा ग्रेट ब्रिटेन को मताधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन चला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर अशोकधाम, ग्रेट ब्रिटेन। 14 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 6 साल का होता है। तो ये राज्यसभा का अस्थायी सदन है, जिससे सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि ये सदन जैसे कभी भंग नहीं होता है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो एक अस्थायी सदन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर है पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 5 वर्ष के लिए पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के पंचायत राज के 3 स्तरों का कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, ऑप्शन होएगा 5 वर्ष, बी फॉर भोले बाबा। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर फ्रांस में आतंक
का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो रॉबस्पियर के शासनकाल को कहते हैं। आतंक का राज रॉबस्पियर के शासनकाल को कहते हैं। देखिए फ्रांस में आतंक का शासन मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का शासनकाल कहलाता है, जिसका शासन फ्रांस में 1 सितंबर 1793 ईस्वी से जुलाई 1794 तक था। आतंक का शासन का अर्थ है कि किसी को भी फ्रांस में संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा रॉबस्पियर, और इनका पूरा नाम है रॉबस्पियर का मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष क्या है? वर्ष है हस्ताक्षर जो हुआ था गांधी इरविन समझौता पे तो 1931 ईस्वी में। देखिए लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन व महात्मा गांधी के मध्य 15 जुलाई 1931 को समझौता हुआ, जिसमें गांधी जी इरविन समझौता कहते थे। इस समझौते के बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें द्वितीय में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर भोले बाबा, बी फॉर भोलेनाथ भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धूरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो चीन नहीं था, जापान था, जर्मनी था, इटली था। तो पूछ रहा है कौन नहीं था, तो चीन नहीं था धूरी राष्ट्र देश का सदस्य। देखिए दुनिया भर में वर्ष 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ये सभी को पता है, जिसमें एक धूरी राष्ट्र गुट था जिसमें जर्मनी, हंगरी, इटली, जापान आदि देश शामिल थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो विश्व स्वास्थ्य संघ नहीं है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 अंग हैं, जिसमें से सामान्य सभा, परिषद व सचिवालय शामिल है, जबकि 2 स्वायत्त अंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी न्यायालय व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर तैयार हुआ था। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 के सैन फ्रांसिस्को शहर में की गई, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क पड़ता है अमेरिका में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से 21 साल के बाद 2015 में भारत लौटे थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेद व नस्ल भेद का विरोध किया था। इससे पहले हम बताएं आपको, देखिए इससे पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। तो साथियों देखिए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन जो है से बिहार पुलिस में रिपीट होता है, और आप इस सेट का जो सीरीज चल रहा है वो आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि बहुत से प्रश्न हम जब विस्तारपूर्वक बताते हैं तो उसमें से प्रश्न आता ही है। ठीक है, तो इसीलिए सभी प्रश्नों को हम लोग विस्तारपूर्वक से देखते चलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इसका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 22 नंबर देखिए, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो कौन नहीं है? औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत ये था, और इंग्लैंड को शक्ति में ह्रास ये भी था। राष्ट्रसंघ का गठन नहीं, ये नहीं हुआ था। राष्ट्रसंघ का गठन नहीं हुआ था इसमें, जो 1939 और 45 के बीच हुआ था। और रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि बिल्कुल हुआ था। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन है, कौन सी घटना द्वितीय विश्व का परिणाम नहीं था? तो राष्ट्रसंघ का घटना जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय नहीं हुआ था गठन। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 तक चला था, जिसके बाद 2 महाशक्तियाँ वो रूस अमेरिका बनी, लेकिन इसके परिणाम में राष्ट्र संघ का गठन नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मानव और नागरिकों के आधार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? तो इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को अपनाया गया, ये गलत है। कैसे गलत है? देखिए मानव अधिकारों को घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को की थी। तथा भारत में नागरिकों के अधिकारों की घोषणा 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखेंगे 25 नंबर।
25 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी 24 नंबर, 23 देखिए उसके बाद 24 आएगा ना, 25 बोल दिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है सही सुमेलित करें, तो इसका गांधी युग ये नहीं 1647 ये बिल्कुल सही सुमेलित कर पूछ रहा है। मोपला विद्रोह से कैसे में हुआ था, ये भी नहीं है, बी नंबर भी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925, बिल्कुल यही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में, अथवा ऑप्शन नंबर सी। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 27 दिसंबर 1925 को डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे, तो चूड़ामन की मृत्यु के बाद। देखिए भरतपुर में जाट राजवंश के वास्तविक शासक के रूप में चूड़ामन को जाना जाता था, जिनका शासन 1695 से 1721 ईस्वी तक रहा। चूड़ामन के नेतृत्व में जाट औरंगजेब के समय ही शक्तिशाली हो गए थे, जबकि सर्वाधिक शक्तिशाली औरंगजेब की मृत्यु के बाद हो गए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 25 का सी, चूड़ामन। चलिए 26वां क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन है पेशावर ए काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो खैबर दर्रा से जुड़े हुए थे। ये खैबर दर्रा पर बनी सड़क के माध्यम से पेशावर व काबुल जुड़े हुए हैं, अर्थात खैबर दर्रा ही पाकिस्तान व अफगानिस्तान को अलग करता है और दोनों को जोड़ता भी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 खैबर दर्रा। क्वेश्चन है 27 नंबर, फोर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो अल्पाइन वन से। देखिए अल्पाइन वन सर्वाधिक पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा फर वनस्पति का संबंध भी अल्पाइन वन से ही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर है नाथुला दर्रा कौन सी राज्य में स्थित है, तो नाथुला दर्रा जैसे सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। नाथुला दर्रा एक पहाड़ी दर्रा है जो दक्षिणी तिब्बत तथा सिक्किम के मध्य में स्थित दर्रा है, जो समुद्री तल से 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा ए फॉर अशोक धाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है अकेशिए। वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं, वह कौन सा है वनस्पति, तो अकेशिया वनस्पति। देखिए विषुवतीय रेखीय वनों में महोगनी, रोजवुड व आयरनवुड वनस्पति संबंधित है, ठीक है। और ये संबंधित है, ये है, लेकिन अकेशिया नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है वह कौन सी नदी है, तो वो कोसी नदी है। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है। देखिए बिहार राज्य में सर्वाधिक तबाही कोसी नदी से ही होता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। इस नदी का उद्गम हिमालय से होता है, जिसकी लंबाई 729 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितना घंटे का होता है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितने घंटा का होता है, तो इसका 28 दिन का होता है, सॉरी घंटा में बोल दिए। चंद्रमा की घूर्णन अवधि 28 दिन का होता है। देखिए चंद्रमा का घूर्णन अवधि 28 दिन के है, अर्थात 27.3 दिन का समय चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक घूर्णन में लगता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो इसका कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। देखिए आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य में उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, मतलब शीतकालीन में भी वर्षा यहाँ पे होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है उत्तर पूर्व मानसून। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी उद्गम महाराष्ट्र राज्य के नासिक से होता है और लंबाई इसका है 1465 किलोमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ठीक है। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित हुआ था, तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित हुआ था। देखिए ब्राज़ील देशों के रियो डी जेनेरो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 जून से लेकर के 14 जून 1992 तक आयोजित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1992। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितना है, तो भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या है 18। देखिए वर्तमान में मतलब जून तक हम बता रहे हैं, 2023 जो अभी सितंबर चल रहा है, सॉरी अगस्त जो चल रहा है, अभी तक जो है वर्तमान में कुल 18 मंडलों की संख्या है।
और जिससे सबसे बड़ा उत्तर रेलवे जोन है। ठीक है, सबसे बड़ा रेल कौन सा जोन है, तो उत्तर रेलवे। जगली अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? वह है उड़ीसा। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। ये उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थित है, जो सार्वजनिक क्षेत्रों का संयंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 में क्वेश्चन है, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो बिहार राज्य से देखिए नहीं गुजरती है। तो ये कर्क रेखा जैसे कुल 8 राज्यों से भारत की गुजरती है, जिनमें शुरू से ले लीजिए, देखिए उधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम एवं त्रिपुरा से गुजरती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 37 का। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। जलवायु को समुद्र की दूरी, अक्षांश स्थिति वो पृथ्वी की परिक्रमण गति प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 में क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? तो इसका सही आंसर होगा तृतीयक। ये 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 54.74% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में है, लगभग तृतीयक क्षेत्र में जो है सर जनसंख्या है 38.33, वो द्वितीयक क्षेत्र में है 4.60। तो पूछ रहा है द्वितीयक में सर्वाधिक रही है या तृतीयक में? तो तृतीयक में सर्वाधिक रही है, तृतीयक में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। 40 में क्वेश्चन है, 40 में हिंदी है। ठीक है, सभी प्रश्न को हम देखेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, करंट, सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक। देखिए यह डैश मतलब किया हुआ है रेखांकित, यह घर मेरा है और वह तुम्हारे, रेखांकित शब्द क्या है? तो यह है संज्ञा। देखिए यह में एक रेखांकित चित्र दिया हुआ आप देख पा रहे होंगे। देखिए यह है ना, ये एक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए यह संज्ञा पद का है, यह जो घर है यह संज्ञा का पद है, क्योंकि यह पूरा पद संज्ञा पद की भांति काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए। रेखांकित शब्द में शब्द है यहाँ शांति से है ना, देखिए कि पूछ रहा, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए। रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण का प्रकार है, मतलब शांति कौन सा क्रिया विशेषण का प्रकार है? तो हो जाएगा ये रीतिवाचक का। ये शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, वाक्य में रेखांकित पद रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह क्रिया का रीति बता रही है, शांति। ठीक है, आपके जीवन में भी बहुत सारे शांति आई होगी, और जैसे आपके जीवन में वो शांति फैला के चली होगी। कहते हैं ना, नाम था शांति और शांति फैला के चले गए। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सब के पीछे में नहीं रहना है, इस सब टाइम वेस्ट है। और इस बार महादेव से प्रार्थना कीजिए कि इस बार वर्दी लेके ही रहना है सभी लोग को। और आप लोग मन से तैयारी करिए, बिल्कुल वर्दी मिलेगा। इस सब क्वेश्चन वायरल होने वाला नहीं है, मन से पढ़िएगा, उन्हीं का रिजल्ट होगा। ठीक है, तो चलिए 42 में क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनिए। चुनकर लिखें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण। देखिए तुम जितना खाओगे उतना ही ताकत बनोगे, वाक्य में रेखांकित शब्द परिणामवाचक शब्द है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, शयनगार, कतार, हिमालय संरचना के आधार पर क्रम से इनका परिचय है। तो इनका परिचय है, शयनगार यौगिक है, कतार है रूढ़, हिमालय है योग रूढ़। ठीक, देखिए शयनगार, कतार, हिमालय संरचना के आधार पर वो शयनगार बतावे कि ये यौगिक है, कतार रूढ़ है, हिमालय योगिरूढ़ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास कौन होता है? देखिए बहुब्रीहि समास वो होता है वह समास जिसका पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं हो, अपितु कोई अन्य तीसरा पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा पद प्रधान है इसमें, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका तृतीय पद जिसका प्रधान हो, पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं हो। ठीक है, चलिए 45 में क्वेश्चन देखिए,
पाठशाला, पाठशाला में मेल को क्या कहा जाएगा? तो मेल को कहा जाएगा संयोग। देखिए पाठ प्लस शाला बराबर पाठशाला होता है, इसका संधि विच्छेद है। यह संयोग है क्योंकि संयोग से कोई विकार सहित मेल ना होकर के वो विकारी मेल होता था। पाठशाला, पाठ प्लस शाला का संयोग होता है पाठशाला, जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी संयोग, डी फॉर देवघर। चलिए 46 में क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य छांटिए, इसमें कौन सा शुद्ध है? तो मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, बिल्कुल ये सही शुद्ध है, सही शुद्ध वाक्य है। जब एक नंबर हो गया ये फिर स्वधाम सही, तो फिर दूसरा में कहाँ जाए? कहते हैं ना जब बाबा भोला मिलिए स्वधाम में तो दूसरा धाम जाने की क्या ज़रूरत है, जाइए स्वधाम सभी लोग, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो त्वचा बनाता है विटामिन डी, जो कि विटामिन डी में धूप से मिलता है, और धूप तो हमारे त्वचा फिर पड़ता है, तुम्हारे थोड़े ना हमारे किडनी लीवर पे पड़ता है या हमारे दिल धड़कन पे पड़ता है। जो ने दिल तो होगा भी नहीं आप लोगों के पास, क्योंकि दिल तो दूसरे के दे चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए त्वचा मानव शरीर में विटामिन डी का गठन करती है, जिससे भी विटामिन डी से ही त्वचा का निर्माण मतलब होता है और उसको एनर्जी मिलता है। त्वचा विटामिन डी का गठन सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें के प्रभाव में करती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सो हो जाएगा, ये त्वचा पे पड़ता है, ना कि हमारे मस्तिष्क जो है वो भी अंदर में तमाशा अंदर में रहता है, यकृत लीवर किडनी सब अंदर में रहता है, और बाहरी भाग शरीर का त्वचा पे धूप पड़ता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 48 नंबर, 2014 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। 2014 का फुटबॉल विश्व कप ब्राज़ील में हुआ था। देखिए सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप ब्राज़ील में हुआ था, ठीक। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो कंगारू जैसे ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है। ये कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है, इसलिए इसके मांस को खाने से लोग आशंकित भी रहते हैं। कंगारू के मांस में फैट कम होता है और ये अपने बच्चे को जैसे अपने अंदर छुपा भी लेता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 50वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ, जिसका स्थापना जैसे 24 अक्टूबर 1954 को हुआ था। हम पीछे के जो अभी क्वेश्चन आया था उसमें हम बताए हैं 24 अक्टूबर 1954 को हुआ था स्थापना। तो जिस दिन स्थापना होगा उसी दिन से उसका दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर स्वधाम 24 अक्टूबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है और इसका स्थापना जैसे 1945 में हुआ था। इसका स्थापना 1945 में हुआ था यूनेस्को का, ठीक है। किसका स्थापना? 1945 में यूनेस्को का स्थापना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। देखिए रोबर्ट्स कप, डुरंड कप, फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब जैसे फुटबॉल से संबंधित खेल है। तो इस सबको जरूर से जरूर आप याद रखिए। अगला देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी है। जय जवान जय किसान का नारा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इंग्लिश क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन, इनमें से सही शब्दों को चुनें। नाइदर न्यू ईयर्स आई योर नॉर वैलेंटाइन डे इज ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इज, ठीक है। देखिए नाइदर न्यू ईयर्स भी नॉर वैलेंटाइन डे इन नेशनल इंडिया, नया साल भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है, ठीक है, छुट्टी नहीं है। 55वां क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू द राइट ऑप्शन है, इसमें भी सही शब्दों को चुनने के लिए करा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के साथ आइदर हिस्टोरिकल एसोसिएशन और डिस्ट्रीगेशन पर्सन्स आर कमेमोरेटेड ऑन सेकुलर हॉलीडेज। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी फॉर देवघर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये भी पूछ रहा है सही शब्दों को चुनने के लिए।
आई बाउट द ऑल दीज बुक्स डैश ओनली 700। तो इसका सही आंसर होगा विथ। आई बाउट ऑल दीज बुक्स विथ ओनली 700। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है 57 में, आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज़ द ऑलवेज इज यूज सिंगुलर। कौन सा शब्द हमेशा सिंगुलर में यूज होता है? तो इसका होगा मिसेल्स। स्पेक्टलेस मतलब चश्मा होता है, देखिए ये भी दूगो रहता है ना दूगो, इस तरीक़ा से। ठीक है, और सीजर ये भी कैंची भी रहता है, देखिए दूगो इसमें भी रहता है। ट्राउजर्स ये भी दो रहता है, एकदम डाल दिए चल दिए एकदम पजामा बना करके। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 57 का। ठीक है, चलिए 58वां क्वेश्चन है, द यंग वन ए गोल इज किड एंड डैट ऑफ ए हेन इज चिक। ठीक है, देखिए द यंग आर ए गोट ए किड एंड डैट ऑफ ए हेन किक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला है, इन द फ्लोइंग सेंटेंस आर वर्ड द अंडरलाइन चूज द वर्ड विच मीन्स मोस्ट नियरली द सेम एज अंडरस्टैंड वर्ड। ही डिड नॉट आई नाउ डेट रमन बाज ए ट्रेजर्स फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लैश एंड डिसलॉयल फ्रेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर है, विच वन द फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बोर एंड डेम। ठीक है, बोर इज डेम ए माइल वीक डेम इज समटाइम्स प्रिविलेज एज इंस्टिट्यूटिंग व्हेन यूज टू आफ्टर जनरली टू वोमेन अनलेस इट इज ए वोमेन ऑफ रैंक और एडवांस्ड एज। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में खरीफ फसल का मौसम कब से कब तक होता है? तो जुलाई से अक्टूबर तक होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। देखिए भारत में खरीफ फसल का मौसम जुलाई से अक्टूबर का माह तक का होता है तथा खरीफ फसल में मक्का, गन्ना, मूंग, बाजरा, धान, सोयाबीन आदि फसल भी शामिल होता है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछ देगा प्रश्न आपसे, इसमें से कौन सा खरीफ फसल है, कौन सा रबी फसल है। तो ये सब लोग भी अपने ध्यान में रखिए आप। अगला देखिए 62 में, जैव मंडल में रासायनिक पोषक का चक्रण होता है। तो किसके द्वारा जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है? तो जल द्वारा बिल्कुल होता है, वायु द्वारा इससे भी होता है, भूमि द्वारा इससे भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के द्वारा। देखिए जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण जल, वायु और भूमि तीनों के द्वारा होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए है 63 नंबर, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। देखिए राइबोसोम जो गुच्छे में मिलते हैं पॉलीराइबोसोम कहलाते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं की बनी होती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। अगला 64 में, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा में को बदलते हैं। तो ये किस में बदलते हैं? तो बदलते हैं रासायनिक ऊर्जा में। देखिए खाद्य श्रृंखला उत्पादकों हरे पौधे जैसे जीवों से शुरू होती है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। निर्माता सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 65 नंबर, 2,4-D है। 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है एक? तो 2,4-D है आपका एक खरपतवारनाशी। 2,4-D क्या है? तो एक खरपतवारनाशी है 2,4-D। ठीक है, देखिए 2,4-D का हम जैसे 4D का पथी इसका पूर्ण रूप बताते हैं। 2,4-D, D फॉर हो जाएगा डाइक्लोरोफेनोक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफेनोएसिटिक एसिड। तो इसको याद ही कर लेते हैं क्यों नहीं। ठीक है, अगर कोई पूछ दिया तो फिर 2,4-D का हो जाएगा क्लोरोफेनोक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, जो एक सामान्यतः प्राणीगत शाकनाशी है जिसका उपयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए फॉर अशोकधाम। अगला है देखिए पुनरुद्धान की विशेषता क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा पेरिफेरा में। हाइड्रा व प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कोई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है।
यह प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। इसका विशेष क्षमता पेरिफेरा में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या होगा? तो तृतीय पोषी स्तर पे हो जाएगा, देखिए बोल रहा है घास अगर प्रथम स्तर पे है तो द्वितीय में हो जाएगा आपका, जो सॉरी ये तो घास तो प्रथम स्तर ही है, तो पहला में आएगा टिड्डा, दूसरा में आएगा मेढक और तीसरा में आएगा सांप। तो तीसरा पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, सांप। ये घास उत्पादक का प्रतिनिधित्व करती है। टिड्डा प्रथम उपभोक्ता, मेढक द्वितीय उपभोक्ता और सांप तृतीय उपभोक्ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, दिसंबर 1984 में घटी भोपाल में गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड को हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। देखिए 3 दिसंबर 1984 को कीटनाशक संयंत्र में लगभग 45 टन घातक गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर 79 क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा जैसे होती है वो घटता ही रहता है हर चरण पे। ये खाद्य श्रृंखला में कुछ ही चरणों के होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा जैसे घटते जाता है, उससे वो ह्रास हुआ, उससे ह्रास हुआ, उससे ह्रास हुआ, मतलब छोटे छोटे वो घटता ही जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन हैं। तो ये अनुकूलन है पर्णव पर्व एवं पर्णशूल, पर्णाव पर्व एवं पर्णशूल। ये कैक्टस पौधे में तना मांसल चपटा होता है तथा इसकी पत्तियां कांटों या शल्कों में बदल जाती है। तने में जल तथा खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं, इससे बाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्णभव पर्व एवं पर्णशूल। अगला देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, आपतन का कोण इनके बीच का होता है। आपतन का कोण किनके बीच का होता है? तो ये होता है सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। आपतन कोण सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच होता है। देखिए इसके माध्यम में आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, प्रत्यवर्ती धारा है। तो प्रत्यवर्ती धारा कौन सी धारा में होता है? देखिए धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं प्रत्यवर्ती धारा में। देखिए प्रत्यवर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों परिवर्तित होते रहता है क्योंकि वोल्टेज अप डाउन होता है, इस वजह से वो परिवर्तित होते रहता है। प्रेरित विद्युत चुम्बकीय बल के कारण यह आवधिक रूप से अपना परिणाम भी बदलते रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है 73 नंबर, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। देखिए विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान क्या होगा? तो दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान 0 होगा। का ग्राफ भी दिया हुआ नहीं है, बताइए कहाँ से क्वेश्चन है। त्वरण का मान 0 कब होगा? ये सब तो देना चाहिए। देखिए इसका आंसर दिया हुआ है 0, तो ग्राफ दिया हुआ रहता तब ना आपको समझा देते। त्वरण का मान जैसे निकलता है वेग और समय के ग्राफ से। ठीक है, देखिए वो बता देते हैं आपको। इधर आएगा वेग, इधर आएगा समय। तो इससे जो त्वरण का मान आएगा, त्वरण का मान कब आएगा? जब वो ऐसे वेग एक समान चाल से चल रहा हो इस तरीक़ा से। ठीक है, तो उसमें वो 0 आएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, 20 अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने का आशंका का कारण क्या है? जिसका होगा विश्राम जड़त्व। देखिए अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने का एकांक का मतलब पीछे जैसे गिरने का आशंका का कारण विश्राम जड़त्व भी है। क्योंकि कोई भी एकाएक वस्तु को रुका हो तो उसको चलेगा तो पीछे से झटका मारता है जरूर। जैसे कि मोटरसाइकिल जब चलाते हैं तो जैसे ही एक्सीलेटर देते पीछे से उर्स न फुर्स न हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला तो क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है।
ये किसी प्रतिरोध के से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो देखिए ऊष्मा मतलब एच हो गया, समानुपाती और धारा आई स्क्वायर, यही होता है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब समानुपाती, व्युत्क्रम मतलब वन बाय आ जाएगा तब होगा। देखिए अगला देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तनांक कोण R हो तो साइन I बटे साइन R का मान क्या होगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, मान पूछ रहा है तो n बराबर आप C बटे V लिख सकते हैं और μ2 बराबर हो जाएगा साइन I बटे साइन R, ठीक है। और इस तरीक़ा से जैसे आप साइन I बटे साइन बटे R μ2 का मान हो जाएगा, अब वही दिया हुआ है जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B μ2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोनों द्रव्यमानों के बीच के गुरुत्वाकर्षण का बल कितना होगा। दोनों द्रव्यमानों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा, मतलब सीधा सीधी आप देखिए, इससे जो पहले जो सेट आया था उसमें कैपिटल G का मान बताया था, उसमें भी हम बताए थे कि 6.6 × 10⁻11 होता है इसका। और जैसे अब यहाँ पूछ दिया दोनों द्रव्यमानों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल का मान, तो मान ले सकते हैं आप इसका G/2 हो जाए इसका आंसर ऑप्शन नंबर A। कैसे होगा देखिए F बराबर होता है G m1/m2, ठीक, बटे R²। तो फिर यहाँ से F बराबर होगा G होगा M होगा, दोनों गुरुत्वाकर्षण मान पूछ रहा है तो 5 × 10 बटे 10 × 10, 10 10 से ख़त्म हो जाएगा और F बराबर होगा G/2, ठीक। 5 से फिर यहाँ से 2 बार करेगा G/2 होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर। 79 क्वेश्चन है, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा देता है, बल का मान कितना होता है। तो बल का मान होता है 0.25 न्यूटन, ठीक है, बल का मान होगा 0.25 न्यूटन, ठीक। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, जब दो समांतर तारों के एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो वह होगा वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। कि जब दो समांतर तार एक ही दिशा में प्रवाहित होता है तो दोनों को आकर्षित करेगा, ठीक है। इसमें से चार्ज जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए आकर्षण करता। देखिए अगला क्वेश्चन है 81, यदि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल का योग एवं गुणनफल क्रमशः 6 और 3 है तो समीकरण क्या होगा। तो 6 और 3 होगा, इसको बाय ऑप्शन आप ले सकते हैं। मूल का योग पूछ रहा है 6 और गुणनफल 3, तो आप 6 योगफल में है, गुणनफल प्लस में 3 है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको A नंबर, x² - 6x + 3। इसको तोड़िएगा -3 2 करके तो आराम से आ जाएगा द्विघात समीकरण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर है, इनमें से किस संख्या को सतत दशमलव रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब वो रिपीट चलता रहा, कटे नहीं। तो अगर 124 को 165 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए आएगा 124 को 165 कटेगा तो आएगा 0 पॉइंट, क्योंकि ऊपर छोटा है तो दशमलव 0.7 बार में कटेगा 75, फिर 15 15 15 ऐसे डॉट 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 बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसको हम रेकरिंग भी 15 पर दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर है, यदि रूट अंदर 1 + 25/144 + 1 × x/12, तो देखिए वो रूट को बाहर एक का रूट तो एक ही आएगा, प्लस का प्लस होगा, 25 का हो जाएगा 5 और 44 का हो जाएगा 12 बराबर 1 + x/12। तो करिएगा तो आपका जैसे आंसर आ जाएगा 5 आंसर, ठीक है, क्योंकि 12 का 12 5 17/12 आएगा और यहाँ 12 + x/12 बराबर कट जाएगा, यह 117 में से 5 12 घट जाएगा, बच गया 5, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 5। अगला देखिए 84 नंबर, यदि वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या r है और वह r वृत्त के केंद्र पर x डिग्री का कोण बनाता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr², ठीक। और थीटा का मान यहाँ से डिग्री में मतलब ले लेना है कुछ भी,
और ये मात्र एक तो फार्मूला है, पूछ दिया समझिए एक तरह का, है ना। डी अगर एक्स रखिएगा तो 360 पाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका खरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि मोसो मतलब महत्तम सामर्थ्य HCF जिसको कहते हैं 253 44, 11 लोसो दिया 253 400, 253 गुने आर, और तो आर का मान क्या होगा लोसो, कि इसका भी एक फार्मूला आता है HCF बराबर LCM गुने HCF गुने LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो HCF आपका 11 गुना 253 है ही, ठीक, और गुने LCM तो R दिया हुआ है, लिखना ना, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 253 गुने 440, तो 253 गुने 440 करिएगा हल, तो R का मान आपको आ जाएगा 40। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 85 का बी ऑप्शन नंबर बी फॉर भोले बाबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 86 में, एक वृत्त की जीवा पर केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर तो लघुखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए लघुखंड का क्षेत्रफल कब बनेगा, देखिए एक मान लीजिए वृत्त है, जीवा केंद्र 45 डिग्री का कोण बनाना, मान लीजिए यहाँ से एक जीवा यहाँ से यहाँ, ये हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, लघुखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप इसको अभी जस्ट बनाए इसके पहले कि पाई आर स्क्वायर होता है बटे 360 होता है लघुखंड का क्षेत्रफल, अब बैठाइएगा तो आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा 85 का 86 का सॉरी बी नंबर 30.3454। ये 87 में क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के शीर्ष विमुख कोण 130 डिग्री है और उसके आधार पर समद्विभाजकों के बीच का कोण कितना होगा। कि त्रिभुज का शीर्षाभिमुख कोण 130 डिग्री का है, ठीक, और अन्य कोण का समद्विभाजक भी का कोण जैसे 155 हो सकता है, 155 ये होगा। अगला देखिए 88 में है, गुणनफल 81 गुने 83 डॉट 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 गुने 89 इकाई अंक का क्या होगा। देखिए यदि एक बार एक संख्या में जीरो आ जाता है कोई भी संख्या में, और उसे किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा। यहाँ 81 है, 83 है, 84 है, 85 है, 86, 87, 88, 89, 90, 89 तो जाएगा सॉरी, तो 81 है जैसी आएगा, 84 है, 85, 85 5 से गुना करेंगे 82 2 में तो जीरो आ जाएगा। जब एक जीरो आ गया तो फिर वो किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो इसलिए उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन है अल्फा और बीटा के द्विघात समीकरण 3x² + 8x + 2 के मूल के योग हैं। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए अल्फा 1/अल्फा + 1/बीटा पूछ रहा है। तो इससे पहले ए बी सी ए का मान देखिए 3 दिया हुआ, ये बी का मान 8 है और सी का मान 2 है। ठीक, ए बी सी का मान आ गया। आप अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो बी का मान कितना 8 है, तो -8/a 3 हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब प्लस पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तभी ना a + b आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, सी का मान है 2/3, दोनों का भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, जैसे 4 आंसर आएगा। ठीक, 89 का आंसर हो जाएगा -4। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए है, एक व्यापारी ने अपने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया, यदि उसने उस वस्तु को 10% अधिक में बेचा होता तो उससे 5% का लाभ होता है 400 रुपया। 400 कैसे हम बता दें डायरेक्ट, देखिए 20% की हानि पूछ रहा है और 5% का लाभ, 20% की हानि माइनस में और 5 प्रॉफिट में आएगा, तो आपको जैसे अंतर कितना हो जाएगा 25 का आ जाएगा। ठीक, अब 25 का वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपया, अधिक में बेचा जाता है तो उससे कितना वस्तु का क्रय मूल्य, 100 का वैल्यू दिया हुआ 25 से गुना, मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है किस संख्या से क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, 25 × 100 बराबर 400 आ जाएगा, 400 ऑप्शन नंबर बी 90 का। ठीक है, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसमें होता है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक, बायोगैस के अवयव हैं, तो बायोगैस के में मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CH4H2 और CO2। बायोगैस में अब BF जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस के संयंत्र में से मीथेन गैस निकलती है। ठीक, अगला 23 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियन का मान कितना होता है? ठीक है, तो न्यूक्लियन का मान होता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या के बराबर। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? न्यूक्लियन का मान, एक न्यूक्लियन या तो एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होता है जिसमें परमाणु नाभिक के एक घटक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया में से है, ये मतलब अभिक्रिया किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है? तो CH2S प्लस Cl2, 2H देखिए Cl2 ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। Cl2 हाइड्रोजन परमाणु ग्रहण करके HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड में अपचयित हो जाता है। जो पदार्थ अपचयित होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, तब Cl2 एक ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। ठीक, अगला है नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित आबंध है। तो निम्नलिखित आबंध है त्रिसंयोजक आबंध N2 नाइट्रोजन में सहसंयोजक बंध होता है। नाइट्रोजन के अणु में एक अल्फा और 2 पाई आबंध होते हैं। ठीक, एक सिग्मा और 2 पाई आबंध होते हैं, कुल 3 आबंध होते हैं नाइट्रोजन में। अगला है 96 नंबर क्वेश्चन, इस अभिक्रिया में कौन सा ऑक्सीकरण हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Al। देखिए 2Al 6H2 2Al3 नीचे होगा प्लस 3H2 में Al का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इसमें Al नीचे होगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है तो समावयव है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? तो समावयव है। देखिए दो अणु जिन्हें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन कहा जाता है, संवैधानिक समन्वयन है। अगला देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, 1 बिलियन जिसका pH मान 3 है, उस बिलियन में OH की सांद्रता होगी। तो उस बिलियन में OH की सांद्रता 10⁻³ मीटर होगा, 10⁻³ pH में P तथा POH का नकारात्मक लघुगणक को दर्शाते हैं और इसका उपयोग अत्यंत बड़े और छोटे मान के लिए काम में को आसानी से बनाने के लिए किया जाता है। OH की सांद्रता 10⁻11 होता है। ठीक, अगला है 1 इलेक्ट्रॉन का भार आवेश है। 1 इलेक्ट्रॉन का भार आवेश है तो 1/2838 वो प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश। ये देखिए इलेक्ट्रॉन का भार 1/2838 प्रोटॉन का भार ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1 विद्युत ऋणात्मक आवेश होता है हर हमेशा। प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। चलिए 100 नंबर प्रश्न को हम लोग शतक लगा देते हैं। ठीक है, देखिए ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह कागज़ पर चिन्ह अंकित कर सकता है। देखिए पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया अधिक भंगुर है और ग्रेफाइट कागज़ पर चिन्ह अंकित कर सकता है बहुत ही आसानी तरीक़ा से। तो ठीक है, तो मेरे दोस्तों जैसे यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप देखिए और वीडियो को आपसे 1 से 2 बार ज़रूर देखिए वीडियो और वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि 100 प्रश्नों को हम जो विस्तारपूर्वक बताते हैं और उसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको दूसरे जो प्रश्न आगे करवाएंगे तो उसमें आप ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा, देखिएगा आप। और आपके प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वो वीडियो का ज़रूर से ज़रूर मेरे भाई देखिए और लाइक तो करना है भाई, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही और आज फिर मिलते हैं आपसे कल। देखिए अभी सावन का महीना है, कल सोमवारी का दिन भी है, तो बाबा भोला के पास जो लोग जाएंगे तो इस बार बाबा भोले से बोल दीजिएगा इस बार बाबा वर्दी हमको दिलवा दीजिए और दिलवाएंगे दे ही उसकी आप मेहनत करिएगा तो ज़रूर दिलवाएंगे। देखो कुछ आप मेहनत कीजिएगा, कुछ बाबा का आशीर्वाद रहेगा, इस बार पक्का बेड़ा पार है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से हम। जय हिंद, धन्यवाद।